म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बहुत से फायदे होते हैं, जैसे इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, टैक्स एफिशिएंसी, ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन, ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग, गुड रिटर्न्स और भी बहुत कुछ। लेकिन कुछ सालों तक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद कई इन्वेस्टर्स एक्टिव और डायरेक्ट तरीके से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये नेचुरल प्रोग्रेशन है और इसमें कोई बुराई नहीं है, बस आपको सही कदम उठाने की जरूरत है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स स्टेप बाय स्टेप स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप एक फंड इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, या आप ऑलरेडी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन अनऑर्गेनाइज तरीके से, तो इस वीडियो से आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग का एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय ईटी मनी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। रिसेंटली हमने स्टॉक डिस्कवरी फीचर लॉन्च किया है जो इन्वेस्टिंग में आपकी मदद कर सकता है। यहां बस एक टैप पर आपको किसी स्टॉक और उसके अंडरलाइंग बिजनेस की पूरी डिटेल के साथ साथ और भी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। सो डू चेक इट आउट। तो चलिए स्टॉक इन्वेस्टिंग की जर्नी के स्टेप 1 के साथ शुरू करते हैं। जब आपने फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो हो सकता है आपने एक सर्टेन एसेट एलोकेशन से शुरुआत की हो, जैसे 75% इक्विटी, 15% डेट और 10% गोल्ड। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय भी ऐसा ही होता है। पहले डिसाइड करें कि आप एक्टिव स्टॉक्स के लिए कितना एलोकेशन चाहते हैं। स्टॉक्स इक्विटी का ही एक सबसेट होता है, इसीलिए आपका कुछ इक्विटी एलोकेशन स्टॉक्स की ओर जा सकता है। स्टार्टिंग में छोटे एलोकेशन से शुरुआत करना सही है और एक्सपीरियंस के साथ इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एलोकेशन इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसका कोई इम्पैक्ट ना हो और वो आपको मोटिवेट ना करे। आपके ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन में से एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट 15 से 25% का हो सकता है। अगर आपका इक्विटी एलोकेशन 70% है तो 70% का 25% करीब 18% होगा। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका नया एसेट एलोकेशन 52% इक्विटी फंड्स, 18% स्टॉक्स, 20% डेट और 10% गोल्ड होगा। मार्केट मूवमेंट्स के बीच आपका एसेट एलोकेशन और स्टॉक एलोकेशन आपके गाइडिंग स्टार की तरह होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इसे हमेशा फॉलो करना चाहिए और टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए ताकि ये वापस रीस्टोर हो सके। दिस ऑल्सो मीन्स कि आप इक्विटी फंड्स और बाकी एसेट्स में इन्वेस्ट करना कंटिन्यू रखेंगे और स्टॉक्स के लिए उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आपकी स्टॉक इन्वेस्टिंग बेट्स गलत भी साबित होती हैं तो एसेट एलोकेशन आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेगा। आप अपने ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन में स्टॉक एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये तब ही करना चाहिए जब आपके पास इनफ एक्सपीरियंस हो और आप स्टॉक मूवमेंट्स को हैंडल कर सकें। सिर्फ कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर स्टॉक एलोकेशन बढ़ाना अवॉइड किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, मार्केट ऊपर जा रहा है या आपने कुछ इनिशियल सक्सेस देखी या आपके किसी दोस्त ने स्टॉक मार्केट में खूब पैसा कमाया। सो अब चलते हैं स्टेप 2 पर। जैसे आप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक फंड कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक सही यूनिवर्स चुनना चाहिए। अब एक नए स्टॉक इन्वेस्टर के तौर पर बड़े कंपनीज के साथ रहना इज अ वाइज स्टेप, क्योंकि इन कंपनीज से आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। इनके पास टाइम टेस्टेड और प्रूवन बिजनेस मॉडल्स होते हैं, ये कम वॉलेटाइल होती हैं और इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कम फ्लक्चुएशंस होती हैं। इनके बारे में पब्लिक डोमेन में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और इन्हें वाइडली ट्रैक किया जाता है। इनके और भी कई फायदे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिड और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार जब आप बड़ी कंपनीज के साथ इनफ एक्सपीरियंस हासिल कर लें तो आप स्मॉलर कंपनीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अपनी स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत उनके साथ करने से बचें, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप्स में उनके लार्ज कैप पेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है और अगर आप इन्हीं से शुरुआत करेंगे तो आपके स्टॉक पिकिंग में गलती करने के चांसेस ज्यादा होंगे और इससे आपकी स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी डीरेल हो सकती है, इससे पहले कि आप इसे एंजॉय करना शुरू करें। इसी लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए थीमैटिक और सेक्टोरल कॉल्स को इनिशियल फेज में अवॉइड करें। ये गलत नहीं है, लेकिन इन्हें सही तरीके से करने के लिए काफी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो सही स्टॉक यूनिवर्स कौन कौन से हैं? सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 या BSE 100 नए स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं। सेंसेक्स इस ग्रुप में सबसे बेसिक है और निफ्टी 100 या BSE 100 सबसे डाइवर्स है।
अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप एक यूनिवर्स चुन सकते हैं। कई फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं जो स्टॉक्स की लिस्ट प्रोवाइड करती हैं, तो आप उन लिस्ट को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम BSE 100 का यूज करके स्टॉक पिकिंग फ्रेमवर्क को इलस्ट्रेट करेंगे। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। अब जो स्टॉक यूनिवर्स आपने सेलेक्ट किया है उसमें से आपको डिजर्विंग स्टॉक्स को पिक करना होगा। ये आप कुछ फंडामेंटल क्राइटेरिया अप्लाई करके कर सकते हैं। कई ऑनलाइन स्क्रीनर्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं इन क्राइटेरिया को अप्लाई करने के लिए। आइए कुछ बेसिक क्राइटेरिया देखते हैं और समझते हैं कि हम इन्हें क्यों यूज कर रहे हैं। पहला है रेवेन्यू ग्रोथ। आपको चाहिए कि कंपनीज रेवेन्यूज समय के साथ एक सर्टेन रेट से ग्रो हुए हों। आप 3 ईयर पीरियड, 5 ईयर पीरियड या उससे भी लॉन्ग पीरियड कंसिडर कर सकते हैं। ग्रोथ रेट 8% हो सकता है, 10% हो सकता है, या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और नंबर हो सकता है। दूसरा है प्रॉफिट ग्रोथ। जैसे रेवेन्यूज बड़े हैं वैसे ही कंपनीज प्रॉफिट्स भी समय के साथ एक सर्टेन रेट से इंक्रीज होने चाहिए। आप 3 ईयर, 5 ईयर पीरियड कंसिडर कर सकते हैं। मिनिमम ग्रोथ रेट 10% हो सकता है, 12% हो सकता है, या आपकी नीड के हिसाब से कोई और नंबर हो सकता है। सो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ इंपॉर्टेंट क्यों है? रेवेन्यू और प्रॉफिट का ग्रोथ डायरेक्टली स्टॉक प्राइस से प्रोपोर्शनल होता है। इन सिंपल वर्ड्स, कंपनीज जो डिसेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती हैं उनके स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं। एंड एज अ स्टॉक इन्वेस्टर आप चाहते हैं कि स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट करे, राइट? नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक है। ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी या नेटवर्थ पर कितना रिटर्न कमा रही है। जितना हायर ROE उतना बेटर है। चलिए पिछले 1 साल में मिनिमम ROE 15% और पिछले 5 साल की एवरेज ROE भी 15% कंसिडर करते हैं। फाइनली वैल्यूएशंस मॉडरेट होनी चाहिए। वैल्यूएशन असेस करने के लिए कई टूल्स होते हैं। चलो PE, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यूज करते हैं। ये स्टॉक प्राइस को अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करके निकाला जाता है। अब PE रेशियो खुद में ये नहीं बताता कि कोई स्टॉक चीप है या एक्सपेंसिव। इसे एक कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ता है। एक तरीका यह है कि आप स्टॉक के करंट PE को उसके हिस्टोरिकल मीडियन से कंपेयर करें। चलिए उन कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं जो अभी अपने 5 ईयर मीडियन PE रेशियो से नीचे अवेलेबल है। अगर हम ये बेसिक क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ 8% से ज्यादा, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 12% से ज्यादा, करंट और 5 ईयर एवरेज ROE 15% से ज्यादा और करंट PE 5 ईयर मीडियन PE से कम, तो BSE 100 में से हमारे पास सिर्फ 11 स्टॉक्स बचते हैं। दीज आर एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, आइचर मोटर्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IRCTC, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, PI इंडस्ट्रीज एंड टाइटन कंपनी। हमने इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक बेसिक क्राइटेरिया अप्लाई किया है। कुछ दूसरे क्राइटेरियाज भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। डेट टू इक्विटी रेशियो एक लेवरेज टूल है जो हमें यह असेस करने में हेल्प करता है कि कोई कंपनी कितने डेट में है। ये कंपनी की टोटल लायबिलिटीज को उसके शेयर होल्डर्स की इक्विटी से डिवाइड करके निकाला जाता है। डेट मैनेज करना कंपनी स्पेसिफिक होता है। अगर किसी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, इट इज कंसिडर्ड गुड। लेकिन ध्यान रखें कि डेट टू इक्विटी रेशियो बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज के लिए रेलेवेंट नहीं है। आपकी स्क्रीन पर नॉन फाइनेंस BSE 100 कंपनीज हैं जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन हमें यह बताता है कि वेरिएबल कॉस्ट को हटाने के बाद और इंटरेस्ट और टैक्सेशन से पहले कंपनी अपने रेवेन्यू पर कितना प्रॉफिट बना रही है। ये निकालने के लिए कंपनी के अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT, को रेवेन्यू से डिवाइड किया जाता है। जितना हायर ऑपरेटिंग मार्जिन होगा उतना बेटर है। लेकिन ध्यान रहे कि आप सिर्फ सिमिलर कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन्स को कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग बिजनेस वाली कंपनीज को नहीं। इसके बाद अगला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, CFO। CFO हमें बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितना पैसा जनरेट कर रही है। CFO एक्चुअल कैश वैल्यू को ध्यान में रखता है, इसलिए ये प्रॉफिट फिगर से ज्यादा रिलायबल टूल है क्योंकि प्रॉफिट नंबर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ब्रॉडली CFO पॉजिटिव होना चाहिए और इसे प्रॉफिट फिगर से कंपेयर करके देखा जा सकता है कि ऑपरेशन से कितना कैश आ रहा है। हाई प्रॉफिट फिगर लेकिन लो CFO एक रेड फ्लैग हो सकता है। ध्यान दें, बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रेलेवेंट मेट्रिक नहीं होता। आपकी स्क्रीन पर नॉन फाइनेंस BSE 100 स्टॉक्स हैं जिनका ऑपरेशन से कैश फ्लो नेगेटिव है। इसमें से किसी भी स्टॉक को कंसिडर करते समय कॉशन रहें।
इनके अलावा आप कुछ एडवांस्ड मेजर्स भी चेक कर सकते हैं। इनमें आता है प्रोमोटर प्लेजिंग, वो शेयर होल्डर्स जिनके पास कंपनी में 1% से ज्यादा स्टेक है और वो म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। प्रोमोटर प्लेजिंग का मतलब है जब एक कंपनी का प्रोमोटर अपने शेयर्स को एज कोलेटरल रखकर पैसा उठाता है। हाई प्लेज एक रेड फ्लैग हो सकता है क्योंकि ये प्रोमोटर की डेस्परेट कैश नीड को दिखाता है और इसे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता है। फॉर इंस्टेंस कंसिडर वेदांता। पिछले 1 साल में ना सिर्फ प्रोमोटर का स्टेक 68% से घटकर 59% हो गया है, बल्कि पूरा स्टेक गिरवी रख दिया गया है। आप उन शेयर होल्डर्स को भी चेक कर सकते हैं जिनके पास कंपनी में 1% से ज्यादा इक्विटी है। ये डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है। अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स में रिनाउंड लोग हैं तो ये इट्स अ गुड साइन। फॉर इंस्टेंस आइए HDFC बैंक में 1% से ज्यादा स्टेक वाले टॉप शेयर होल्डर्स पर एक नजर डालें। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स चेक करना भी हेल्पफुल हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स के पास इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिसर्च स्ट्रेंथ होती है और उनके रेडार में अच्छी कंपनीज होती हैं। आपकी स्क्रीन पर HDFC बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले टॉप फंड हाउसेज हैं। अगर आप जिस कंपनी को कंसिडर कर रहे हैं उसके फंड होल्डिंग्स कम हैं तो आपको कॉशियस रहना चाहिए। इस सेक्शन को कंक्लूड करने से पहले हम एक बात हाईलाइट करना चाहेंगे कि ये किसी भी तरह से रिसर्च मैट्रिक्स की कंप्लीट लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी कई मैट्रिक्स होते हैं जो मैटर करते हैं, खासकर सेक्टर स्पेसिफिक मैट्रिक्स। फॉर इंस्टेंस बैंकिंग सेक्टर के लिए पूरी तरह से अलग मैट्रिक्स होते हैं, जैसे NPAs, एडवांसेस और डिपॉजिट्स में ग्रोथ, कासा रेशो, कॉस्ट टू इनकम रेशो, ROA और इसी तरह के और भी मैट्रिक्स। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं जिसमें मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 3 बैंक्स का कंपैरिजन किया गया है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग में हेल्प करेंगी। जैसे जैसे आपका स्टॉक इन्वेस्टिंग में एक्सपीरियंस बढ़ेगा और नॉलेज एक्यूमुलेट होगी, आप अपनी रिसर्च में और मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं। और हाँ, जो स्टॉक्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं वो हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव बस एक बेसिक स्टॉक पिकिंग फ्रेमवर्क को इलस्ट्रेट करना था। इसीलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। एक और जरूरी बात, हमने यहाँ एक स्टॉक यूनिवर्स से शुरू किया और फिर डिजर्विंग स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई स्पेसिफिक स्टॉक या स्टॉक्स का ग्रुप है तो आप सेम फ्रेमवर्क अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिमाग में इन्फोसिस स्टॉक है और आप उसे रिसर्च करना चाहते हैं तो आप ET मनी वेबसाइट से उसके नंबर्स निकाल सकते हैं और रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE, ऑपरेटिंग मार्जिन, डेट टू इक्विटी, CFO वगैरह चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है, आप ऐसे और वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब जब आप इन मैट्रिक्स की हेल्प से कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लें, आपको इन कंपनीज पर और डीप रिसर्च करनी होगी। बिना रिसर्च के इन शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स को डायरेक्टली भूलकर भी ना खरीदें। डीपर रिसर्च का मतलब है कंपनी, उसके बिजनेसेस, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री आउटलुक, फ्यूचर प्लान्स एंड ऑल के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पाना। कई इंफॉर्मेशन सोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कंपनी की वेबसाइट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट, ऑनलाइन रिसर्च रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनुअल रिपोर्ट। इसमें कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस से लेकर फ्यूचर प्लान्स तक की सारी इंफॉर्मेशन होती है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस MD&A सेक्शन में आपको कंपनी के परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट के प्लान्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में इंसाइट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी स्क्रीन पर एशियन पेंट्स की फाइनेंशियल ईयर 24 एनुअल रिपोर्ट का MD&A सेक्शन है। इसमें 3 सेक्शंस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप, बिजनेस रिव्यू और फाइनेंशियल रिव्यू। मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप सेक्शन में मैक्रो आउटलुक दिया गया है। बिजनेस रिव्यू सेक्शन कंपनी के डिफरेंट बिजनेसेस जैसे डेकोरेटिव बिजनेस, होम डेकोर, किचन बिजनेस, बाथ फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर, इंटरनेशनल बिजनेसेस और इंडस्ट्रियल बिजनेस के बारे में बात करता है। फाइनेंशियल रिव्यू सेक्शन में की फाइनेंशियल्स और उनका एनालिसिस मेंशन होता है। कंपनी के मैनेजमेंट और प्रमोटर्स के बारे में बेसिक इंटरनेट सर्च भी हेल्पफुल हो सकती है। अगर मैनेजमेंट और प्रमोटर्स के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट्स हों तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचें। जब आपको कंपनी की क्वालिटी पर पूरा भरोसा हो जाए तो आप उसका स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉक परचेज करना इज जस्ट द बिगिनिंग, नॉट द एंड। स्टॉक खरीदने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट हाइजीन का ख्याल रखना होता है। आइए अगले सेक्शन में इसी पर बात करते हैं।
इन्वेस्टमेंट हाइजीन का मतलब है वो सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स जो एज अ स्टॉक इन्वेस्टर आपको फॉलो करने चाहिए। इन्हें इग्नोर करना सब ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट आउटकम्स और आपकी स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी को डीरेल कर सकता है। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला, बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन के लिए 15 से 20 स्टॉक्स काफी होते हैं। लेस नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको अपने पोर्टफोलियो को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करते हैं। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के बीच कॉर्पस इवनली स्प्रेड करें। एक स्टॉक में बहुत लार्ज एलोकेशन या बहुत छोटी एलोकेशन करने से बचें। एक सिंगल स्टॉक में लार्ज एलोकेशन आपका रिस्क डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करता है और स्मॉल एलोकेशन पोर्टफोलियो लेवल पर कोई खास फर्क नहीं डालता। तीसरा, अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज की परफॉर्मेंस और न्यूज फ्लो को रेगुलरली ट्रैक करें। इससे आपको टाइमली डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। चौथा, शॉर्ट टर्म फॉल के कारण जल्दी से सेल बटन मत दबाएं। अगर स्टॉक में स्टीप शॉर्ट टर्म करेक्शन हो तो फंडामेंटल्स को वेरीफाई करें। एक अच्छे स्टॉक में शॉर्ट टर्म गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। पांचवा, हॉट स्टॉक आइडियाज या टिप्स पर बेस्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ना लें और पोर्टफोलियो चर्न करने से बचें। एक बार आपने अच्छे स्टॉक को रिसर्च के बाद पिक कर लिया तो डिस्ट्रैक्शंस में आए बिना उसमें इन्वेस्टेड रहें। सिक्स्थ, लॉन्ग टर्म होराइजन रखें। एक वेल रिसर्च स्टॉक को तब तक एग्जिट ना करें जब तक कि उसके फंडामेंटल्स खराब ना हो जाएं या वैल्यूएशंस महंगे ना हो जाएं। सेवेंथ, अगर आपका स्टॉक राइज करता है या पोर्टफोलियो शॉर्ट रन में अच्छा परफॉर्म करता है तो कॉम्प्लेसेंट मत हो। शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल राइज भी आपको कॉशियस बना देना चाहिए जैसे शॉर्ट टर्म फॉल करता है। एट्थ, अगर वैल्यूएशंस महंगे हो चुके हैं तो प्रॉफिट्स बुक करने में या किसी स्टॉक में स्टेक रिड्यूस करने में या किसी दूसरे रीजनेबली वैल्यूड अच्छे स्टॉक में स्विच करने में हिचकिचाएं नहीं। नाइन्थ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कमिट करें और अपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्किल्स को बेहतर करते रहें। सभी सावधानियां बरतने के बावजूद भी गलती हो सकती है, उनसे सीखें और हाँ, ईटी मनी हिंदी के यूट्यूब वीडियोस देखते रहें। और यही था आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी स्टॉक इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने में मदद करेगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मैं बहुत ही जल्द एक नए एनालिसिस के साथ वापस आऊंगी। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.